तो भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मोटरॉयज़ में। मेरा नाम है करण और अगर आप मुझे देख के ये सोच रहे हैं कि मैं ये टेनिस प्लेयर बना क्यों घूम रहा हूँ, तो इसकी वजह साफ़ है कि 5 महीनों से मेरे बाल नहीं कटे हैं और अगर मैं ये ना पहनूँ तो बाल सामने आएंगे, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। वो बात अलग रही और बहुत दिनों बाद आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो प्रस्तुत हुए हैं हम ये बजाज की नई बाइक लेके, जो है डोमिनार 250 या D250 प्यार से लोग इसे इस तरह से भी जानते हैं। और देखने में जैसे अगर आप देखें तो ये मोटरसाइकिल आपको लगेगा कि ये डोमिनार 400 सीसी वाली ही मोटरसाइकिल है, लेकिन यहाँ पे कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ चेंजेस हैं जो आपको ऐसे सामने से देख के या दूर से देख के नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप अगर जब थोड़ा सा नज़दीक जाकर परीक्षण करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो किए गए हैं। अब इस मोटरसाइकिल के अस्तित्व का कारण क्या है, पहले हम आपको ये बता दें, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि डोमिनार 400 तो पहले से है, तो डोमिनार 250 की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर बात ये है कि 1.5 से 2 लाख या 1.5 से 2.5 लाख के बीच में जो सेगमेंट है, वहाँ पर काफ़ी सारी मोटरसाइकिल्स हैं जो स्पोर्टी हैं या तो फिर जो अग्रेसिव राइडिंग के लिए बनाई गई है। वहाँ पर स्पोर्ट्स टूरर एक ही मोटरसाइकिल है जो है बजाज डोमिनार 400। पहले होंडा की CBR 250 थी, लेकिन अब वो मिलती नहीं है। एक तरह से आप सुजुकी की जो जिक्सर 250 SF है उसको भी एक स्पोर्ट्स टूरर कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी अग्रेसिवली डिज़ाइंड है, थोड़ी स्पोर्टी राइडिंग के लिए बनाई गई है, फुली फेड मशीन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस है वो लंबा है और ये लंबी दूरी तय करने के लिए बनाई गई है। तो दोबारा आते हैं उसी बात पर जहाँ पर इसके अस्तित्व का कारण है, वो हम आपको बताएंगे। तो डोमिनार 400 जो मोटरसाइकिल है वो 1,94,000 1,94,000 एक शोरूम में आपको मिलती है। ये मोटरसाइकिल जो है 1,60,000 एक शोरूम इसकी कीमत है। अब यहाँ पर डिफरेंस 34,000 का है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी यहाँ पर मौजूद है। जो इस तरह की मोटरसाइकिल्स लेना चाहते हैं, तो जैसे कोई कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है या किसी की नई जॉब लगी है जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं, लेकिन उनको एक भारी भरकम दिखने वाली परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए, लेकिन उनको जो 400 सीसी का माइलेज है वो उनको लगता है थोड़ा कम होगा, तो वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाए, या फिर मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, या तो जो परफॉर्मेंस है वो 400 सीसी का उन्हें नहीं चाहिए होता। एक एंट्री लेवल परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए जो बहुत ज़्यादा भी परफॉर्मेंस ना दे। तो डोमिनार 400 सीसी की जो मोटरसाइकिल है वो अभी भी मिलेगी। जो सीरियस राइडर है उसके लिए अभी भी डोमिनार 400 आपको बाज़ार में मिलेगी। हालांकि एक एंट्री लेवल डोमिनार जो ये 250 सीसी बाइक है ये उसके साथ साथ आपको मिलेगी। अब यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करते हैं। देखने में ये मोटरसाइकिल जैसे डोमिनार 400 सीसी है वैसे ही आपको नज़र आएगी, लेकिन कुछ यहाँ पर बदलाव है। सबसे पहला कि ये जो लाल रंग है और एक काला रंग है, तो 250 सीसी डोमिनार में आपको ये 2 रंग मिलेंगे, 400 सीसी में आपको ये रेड कलर नहीं मिलेगा। अब सबसे जो बड़ा डिफरेंस है वो यहाँ पर ये है कि ये जो अपसाइड डाउन फोर्क आप देख रहे हैं, तो अगर आप ऐसे इसको देखें तो आपको लगेगा कि ये तो वही फोर्क है जो 400 सीसी वाली बाइक में है, लेकिन 400 सीसी वाली जो मोटरसाइकिल है वहाँ पर 43 mm का फोर्क लगा हुआ है, यहाँ पर 37 मिलीमीटर का ये फोर्क है। उसके अलावा अगर आप इस तरफ घूम के देखें तो ये जो सामने का डिस्क ब्रेक है यहाँ पर 300 मिलीमीटर का है आपको मिलेगा, और जो डोमिनार 400 है वहाँ पर 320 मिलीमीटर का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। खास बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी एक्सियली माउंटेड कैलिपर आपको नहीं मिलता जो यहाँ पर होता है। यहाँ पर भी आपको रेडियली माउंटेड कैलिपर मिलता है जो ब्रेकिंग फोर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाइट अच्छा मिलता है और ब्रेकिंग फोर्स आपको अच्छा मिलता है। अब ये बात हो गई ब्रेक्स की। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो टायर की चौड़ाई है सामने वाले की, तो यहाँ पर ये भी डिफरेंस है। जो 400 सीसी मोटरसाइकिल है उसमें 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है, यहाँ पर आपको MRF का नाइलो ग्रिप जैपर टायर 100/80 सेक्शन का मिलता है। और अगर इस तरफ देखें तो ये जो इंजन है ये ड्यूक 250 से लिया गया है, उसके बारे में हम आपको और भी बताएंगे। ऑयल कूल्ड है, और अगर आप इसके व्हील बेस को कंसिडर करें तो ये भी 400 सीसी की मोटरसाइकिल जितना ही है, और ग्राउंड क्लियरेंस 157 mm तो वो भी वहाँ पर बरकरार है। अब पीछे की तरफ अगर आप आते हैं तो यहाँ भी आपको ये जो स्प्लिट LED टेल लाइट्स है वो दिखाई देंगी और LED इंडिकेटर्स भी मिलेंगे, लेकिन जो बड़ा बदलाव यहाँ पर ये है कि ये जो पीछे का टायर है इसकी चौड़ाई भी थोड़ी कम है, ये 130/70 सेक्शन का टायर है। वहीं पर आपको जो डोमिनार 400 है उसमें आपको 150 सेक्शन का टायर मिलता है। यहाँ पर आपको एक बैजिंग दिखाई देगी जो डिफरेंशिएटर है,
D250 D400 दोनों के बीच में ये जो स्प्लिट सीट है, तो यहाँ पर ये सीट निकल जाती है। इसके नीचे अगर आप देखें तो जो 400 सीसी की बाइक है उसी की तरह आपको ये बंजी स्ट्रैप्स भी मिलते हैं, जिससे आप लगेज टाई करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर एक टूल किट रखने की जगह है, यहाँ पर आप कुछ पेपर वगैरह जैसी चीज़ें रख सकते हैं। 2 स्ट्रैप्स आपको यहाँ भी मिलेंगे, तो जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप इसको इस तरह से सरका के अंदर रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इंटरेस्टिंग टच है, जो ये रिफ्लेक्टर, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिलते हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ और एक यहाँ पर है, जो पीछे का डिस्क ब्रेक है जो डोमिनार 400 पर यूनिट है वही लगा हुआ है। यहाँ पर आपको ड्यूअल चैनल ABS मिलता है, और ये जो ड्यूअल आपको पाइप का मफलर है वो भी यहाँ पर मिलेगा। एक बार आपको इसकी साउंड भी मैं सुना देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्विच गियर है वो भी आप देख सकते हैं, बैकलिट है, और जो स्टार्ट है तो इस तरह से कुछ ये मोटरसाइकिल चालू होती है। तो आप इसको सुनने की कोशिश कीजिए, मैं आप कोशिश करूँगा कि आपको जैसी आवाज़ है वैसे सुना सकूँ। तो इसकी जो आवाज़ है थोड़ी आइडल पे इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस है। जो ड्यूक में 250 सीसी का इंजन है थोड़ी बहुत वैसी है, लेकिन उसमें अगर आप काफ़ी ज़्यादा बेस ऐड कर दे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर वैसी आवाज़ आपको मिलती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो फुटपेक्स हैं और ये जो ब्रेक लीवर है इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो पीछे का सस्पेंशन है मोनोशॉक के साथ आपको यहाँ पर गैस चार्ज भी मिलता है, तो ये नाइट्रॉक्स सस्पेंशन है। अब बात करते हैं मिरर्स, स्विच गियर और ये जो डिस्प्ले है इसके बारे में। तो मिरर्स आप देखें डोमिनार 400 जो नया जनरेशन है उसी के मिरर्स हैं, देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। ये जो स्विच गियर है ये बैकलिट है, यहाँ पर आपको ये किल स्विच मिलता है, ये हेडलाइट का स्विच है, और यहाँ पर स्टार्टर स्विच है, एक पास लाइट के लिए यहाँ पर स्विच है, ये हाई लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स और हॉर्न। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले आप देखेंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन डोमिनार थी तो ये वैसा ही आपको मिलेगा। और यहाँ पर जैसे नई वाली डोमिनार में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पर आपको स्पीड, टाइम, फ्यूल डिस्प्ले और ये रेफ काउंटर और एक ओडोमीटर के साथ यहाँ पर आपको 2 ट्रिप मीटर दिखाई देंगे। यहाँ पर न्यूट्रल, लो ऑयल इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर और ये RPM लिमिटर की लाइट आपको यहाँ मिलेगी। यहाँ पर एक सेकेंडरी डिस्प्ले है जहाँ पर आप देखेंगे कि ABS, साइड स्टैंड, ये बजाज का लोगो इल्यूमिनेटेड है, लो बैटरी, ओवरहीट और ये इंजन मैल फंक्शन डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलेगा। फ्यूल टैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको ये एयरक्राफ्ट टाइप फिलर मिलता है और अंदर 13 लीटर फ्यूल आप एक वक्त पे भर सकते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग टच ये है कि ये जो टैंक पैड आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जब बैठते हैं, अगर आपका बेल्ट जो है वो मेटल का बकल है तो यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं आते। तो ये बात हो गई डिज़ाइन की और जो बदलाव है उसके बारे में। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक इंजन काउल भी है और यहाँ पर जो रेडिएटर है, क्योंकि ये बाइक लिक्विड कूल्ड है तो यहाँ पर आप उसका एक गेज है जिससे आप माप सकते हैं कि उसमें कूलेंट है या नहीं। और पेरीमीटर फ्रेम आपको यहाँ पर भी बरकरार मिलती है, जो इस श्रेणी की मोटरसाइकिल में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड फ्रेम आपको मिलता है। ट्रेलिस फ्रेम के बाद बाकी सब में आपको डाउन ट्यूब या डायमंड टाइप फ्रेम ऐसे सब कुछ मिलता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको पहले बताना भूल गया लेकिन अब बता देता हूँ, तो LED हेडलाइट्स आपको इस मोटरसाइकिल में मिलती हैं जिसमें काफ़ी सारे यूनिट्स हैं। तो अगर आप देखें तो ये जो मेन यूनिट है ये लो बीम के लिए है और ये जो फ्लैंक्स है तो यहाँ पर आपको ये हाई बीम के साथ जलते दिखाई देंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। तो ये लो बीम है और ये हाई बीम है और यहाँ पर ये जो स्विच है इसको अगर मैं ऑन या ऑफ़ करता हूँ तो ये सिर्फ DRL के जैसे काम करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आपको जलता नज़र आएगा। यहाँ पर ये छोटा सा जो वाइज़र है ये टिंटेड है और ये जो हाई स्पीड पर काफ़ी अच्छा काम भी करता है राइडर को विंड ब्लास्ट से बचाने में। तो ये बात हो गई डिज़ाइन और इसके लुक्स वगैरह के बारे में। तो अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के एक अहम पहलू के बारे में, जो है इसका वज़न। तो 180 किलो इस मोटरसाइकिल का है कर्व वेट, जो सिर्फ 7 किलो कम है डोमिनार 400 से, जो 40 PS और 35 न्यूटन मीटर पावर बनाती है। यहाँ पर ये जो 250 सीसी का इंजन है, लिक्विड कूल्ड है,
ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट है। ये पावर बनाता है 27 PS एट 8500 RPM और 23.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM। गियरबॉक्स आपको 6 स्पीड का ही मिलता है। तो 6 स्पीड गियरबॉक्स के अलावा इस गियरबॉक्स के साथ आपको स्लिपर क्लच भी इस मोटरसाइकिल में मिलता है। और गियरबॉक्स की बात हो ही रही है तो यहाँ पर 6 स्पीड का गियरबॉक्स है। ये जो क्लच एक्शन है वो काफ़ी लाइट है, इसको यूज़ करने में कोई मशक्क़त नहीं होगी। जो लीवर का एक्शन है वो भी काफ़ी मज़ेदार है और पॉजिटिवली हर एक गियर अपनी जगह पर गिरता जाता है। और जो क्लच का बाइट है और यहाँ पर जो एक्शन है लाइट के साथ, जो इसका बाइट है मतलब जहाँ पर क्लच एक्चुएट होता है या डीएक्चुएट होता है तो वो भी काफ़ी प्रिसाइस है और आपको हर पल ये पता होता है कि कहाँ पर क्लच एक्टिवेट हो रहा है। तो जल्दी जल्दी जब आप डाउन शिफ्ट या अप शिफ्ट करते हैं तो ये गियर बॉक्स और क्लच आपका अच्छी तरह साथ निभाता है। काफ़ी मज़ेदार गियर बॉक्स लगा हुआ है इस मोटरसाइकिल में। तो यहाँ पर आप वज़न में डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हालांकि पावर में डिफरेंस देखें तो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इसका एक प्लस साइड है क्योंकि ये मोटरसाइकिल इसलिए नहीं बनी कि आप इसको शहर में फ्लिक करके या फिर कॉर्नर्स पे बड़ी तेज़ी से चला सकें या फिर वीकेंड पे अपने घर से थोड़ा दूर जाके आएँ, थोड़े मज़े करके आएँ। ये मोटरसाइकिल बनी है थोड़ा आप लंबी दूरी जाएँ और टूरिंग के मज़े लें। तो उस हिसाब से इसका जो वज़न है ये तब फोकस में आता है जब आप इसको चलाते हैं और इसकी स्टेबिलिटी जो है इसके वज़न के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बड़ी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग मोटरसाइकिल बन जाती है जब आप इस पर सवार होते हैं और इसको चलाते हैं। जो विंड ब्लास्ट होता है बगल से या सामने से या फिर जब आप इसको मोड़ों पर भी चलाते हैं तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बरकरार रहती है। तो इसका ये जो वज़न है वो आपको पेपर पे जब नज़र आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब आप इस पर सवार होते हैं तो वो थोड़ा उड़न छू सा हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ड्यूक और जो बजाज डोमिनार 400 है उसके अलावा कोई ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जहाँ पर आपको ड्यूअल ओवरहेड कैमशाफ्ट सेटअप मिलता है। अब ये करता क्या है कि 2 कैमशाफ्ट अंदर लगे होते हैं। एक कैमशाफ्ट इनटेक वाल्व को कंट्रोल करता है जिससे कि हवा अंदर जाती है और दूसरा जो कैमशाफ्ट होता है वो जो एग्जॉस्ट वाल्व्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है जिससे कि जो कंबस्चन के बाद या फिर पेट्रोल और हवा जब जल जाता है उसके बाद जो गैसेस हैं वो निकल जाते हैं। तो इससे होता क्या है कि इंजन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और फिर जो वाल्व टाइमिंग है वो बरकरार रहता है। और क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन है तो ऐसे सेटअप से एक सिंगल सिलेंडर से ज़्यादा पावर निकालना आसान बन जाता है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के राइड हाइट के बारे में। तो 800 मिलीमीटर इस मोटरसाइकिल की राइड हाइट है। मेरी लंबाई 6 फीट है और यहाँ पर ये जो अर्गोनॉमिक्स या फिर राइडर पोजीशन है ये डोमिनार 400 से बिल्कुल भी अलग नहीं है। थोड़ा सा आप बहुत ही हल्के तौर पर यहाँ पर जो है आप सामने की तरफ झुके होते हैं, लेकिन ये स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन है। जो हैंडल बार है वो चौड़ा है तो थोड़ी सी आपको ओपन चेस्टेड पोजीशन यहाँ पर मिलती है, लेकिन ये है बहुत कंफर्टेबल। जो फुट पैग्स हैं वो बहुत पीछे भी नहीं है बहुत आगे भी नहीं है, आइडियली पोजीशनड है। तो यहाँ पर आप बहुत समय तक जो है वक्त गुजार सकते हैं लंबी दूरी अगर आप तय करते हैं, जिस चीज़ के लिए मोटरसाइकिल बनाई गई है। अब सीट की पैडिंग की बात करें तो ये जो सीट है इसकी जो पैडिंग है वो आइडियल है। मैंने यहाँ पर आज करीब 2 घंटे बिताए हैं। पिछले 5-6 महीनों के बाद मैंने आज बहुत दिन बाद मोटरसाइकिल चलाई तो यहाँ पर कोई डिस्कम्फर्ट नहीं था। और इसी बात पर आपको ये भी बता देते हैं कि पिलियन के बैठने पर यहाँ पर कैसा महसूस होता है। हमारे साथ हमारे कॉलीग है जिनको मैं बुला लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अनंत हमारे कॉलीग पीछे बैठ चुके हैं और इनकी लंबाई है 5 फुट 8 इंच और वज़न 60 किलो। 60 किलो। तो 60 किलो के ये जो शख्स हैं तो साधारण तौर पर जो पिलियन राइडर है उनका वज़न भी ऐसा ही कुछ होता है। आप जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। अनंत कोई बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बैठे, कोई बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बैठे हैं, तो ये कंफर्टेबली बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि सीट की चौड़ाई लंबाई बेहतर हो सकती थी या अच्छी है? ये आइडियल है मीडियम राइड्स के लिए और बाकी लॉन्ग राइड्स के लिए भी थोड़ी कंफर्टेबल होगी, बाकी इट इज़ आइडियल। तो आइडियल लगी इनको। अब मैं अपना तो अनुभव आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैं पीछे कम ही बैठता हूँ। तो ये बात हो गई राइडिंग कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट के बारे में। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस के बारे में।
अब उससे पहले जो एक चीज़ मुझे नज़र आई तो उसके बारे में बता दूं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एलॉय व्हील्स है, तो यहाँ पर जो 400 में डायमंड कट फिनिश आपको मिलती थी वो यहाँ पर नहीं है। डिज़ाइन हालांकि सेम है, लेकिन ये जो है ये पाउडर कोटेड एलॉय व्हील आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस गाड़ी का जो इंजन है उसके जो परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर जैसे ये गाड़ी परफॉर्म करती है वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूक 250 से मिलते जुलते हैं। हालांकि बजाज ने इस इंजन को डी-ट्यून कर दिया है कि जो इस बाइक की लंबी दूरी की जो खासियत है उसको ज़्यादा सूट करे। तो यहाँ पर पहले तो आपको मैं हर गियर में जो ये गाड़ी टॉप स्पीड करती है उसके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट गियर में 54 किलोमीटर्स पर आवर की टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी, सेकंड गियर में 77, थर्ड गियर में 101 और फोर्थ गियर में करीब करीब 127 की टॉप स्पीड आपको मिल जाएगी। मेरा वज़न 78 kg है, तो अगर कोई हल्का राइडर है उसके साथ थोड़ी स्पीड ज़्यादा भी हो सकती है, उसके साथ एक्सेलरेशन भी बढ़ सकता है। और जो टॉप स्पीड है करीब करीब स्पीडोमीटर पे हमारे ख्याल से 140-145 होनी चाहिए। अगेन वो डिपेंड करता है कि राइडर का वज़न कितना है और हवा जो है सामने की तरफ से है या टेल विंड आपको मिल रही है। अब ये बात हो गई नंबर्स की, और अब आपको बताते हैं कि ये इंजन परफॉर्म कैसे करता है। तो ये मिड और लो जो रेंज है इंजन का, लो रेव रेंज है, उसके लिए वहाँ पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन या फिर ट्यून किया गया है। तो यहाँ पर आप जैसे ही 2 से 2500 RPM क्रॉस करते हैं तो एक आपको स्ट्रॉन्ग पंच इंजन का है वो अनुभव होने लगता है। और वहाँ से लेकर आप इस इंजन को इसका जो 10,500 का जो रेव लिमिटर जहाँ पर कट इन होता है वहाँ तक ले जा सकते हैं। हालांकि 10,500 RPM तक ले जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप तेज़ चला रहे हैं तो आप इसको 7,500-8,000 RPM पर अप शिफ्ट कर लें तो ये आइडियली परफॉर्म करती है। अगर आप 10,500 तक लेके जाते हैं तो 8,000 पर वैसे ही इसका पीक पावर बनता है, तो उससे ज़्यादा ले जाने का मतलब भी नहीं बनता। अगर आप मीडियम या स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो आप इसको 4-5-3,000 RPM पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब इस इंजन का परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा पंची है, थोड़ा टॉर्की इंजन है। जैसे कि अगर आप एक्सेलरेट करना छोड़ देते हैं, थ्रॉटल छोड़ देते हैं, तो इसका जो नेगेटिव टॉर्क इफ़ेक्ट है या फिर जिसको आप कहते हैं इंजन ब्रेकिंग, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, क्योंकि ये एक टॉर्की बाइक या फिर टॉर्की इंजन की तरह इसको ट्यून किया गया है। तो वो काफ़ी प्रभावशाली है। जैसे ही आप एक्सेलरेट करना छोड़ते हैं तो इंजन ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो टॉर्क का अनुभव है वो आपको हमेशा आपको यहाँ पर महसूस होता है। हालांकि ये कोई बहुत फ्री रेविंग मोटर नहीं है जिसको आप रेव करते जाएंगे तो उसी तरह से ये पावर डिलीवर करता जाएगा। इसका मिड रेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर इसको आप चलाएं तो आपको मज़ा आएगा, आपको इसकी जो खूबियाँ हैं वो वहाँ पर अनुभव होंगी। अब बात आती है कि ये जो इंजन है ये अपना परफॉर्मेंस कैसे डिलीवर करता है, क्या वो स्मूथ है, क्या वो हार्श है, क्या उसमें वाइब्रेशन है। तो ये कोई स्मूथ इंजन नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया इसका कैरेक्टर है, तो वो ज़रा टॉर्क से भरपूर इंजन। अगर आप में से किसी ने महिंद्रा की मोजो चलाई होगी तो थोड़ा बहुत वैसी फीलिंग आपको आएगी। और यहाँ पर 3,000 से लेके 5,000 RPM के बीच अगर आप इस बाइक को लोअर गियर्स में चलाते हैं तो थोड़ा सा आपको हैंडल बार पर एक बज़ सा महसूस होगा। और 5,000 RPM के बाद जो 7,000 RPM तक अगर आप इसको चलाते हैं तो वो थोड़ा आयन आउट हो जाता है, वो छिप जाता है, वहाँ पर ये बाइक स्मूथली चलती है। लेकिन 7,500 RPM से लेके जो इसका रेव लिमिटर कट इन होता है 10,500 RPM पर, वहाँ पर अगर आप चलाएं तो जो बज़ है वो थोड़ा सा वाइब्रेशन वहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है हैंडल बार में, और ये जो फुट पैग्स हैं और टैंक एरिया में आपको थोड़ा महसूस होता है। ये कोई आपको परेशान करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे जो इंजन है जो सिंगल सिलेंडर इंजन है जो जहाँ पर आपको पावर ज़्यादा निकल कर मिलता है। दूसरी बात ये भी आपको बतानी ज़रूरी है कि ये जो मोटरसाइकिल है, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है तो ये काफ़ी चल चुकी है अपने सर्विस के बिना। ये करीब करीब 1000 किलोमीटर चल चुकी है और इसकी सर्विस होनी थी 750 किलोमीटर पर, क्योंकि इसकी सर्विस नहीं हुई है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस हमने अनुभव किया है वो सर्विस के बाद बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो इंजन है ये कोई बहुत हाई रेविंग इंजन नहीं है, जैसे बजाज ने हमको बताया कि इसका जो पावर है लो और मिड रेंज के लिए ट्यून्ड है, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल बखूबी परफॉर्म करती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सुबह एक बार पेट्रोल फुल कराने के बाद हमने टंकी दोबारा फुल कराई है
और तब से अब तक गाड़ी चल चुकी है 67.1 किलोमीटर। अभी सुबह से लेके इस दौरान 1.75 लीटर फ्यूल हमने भराया, तो इसकी एवरेज लगभग 38.28 किलोमीटर्स पर लीटर होती है। और इस गाड़ी को हमने उस दौरान सिटी के ट्रैफिक में सुबह और हाईवे पे और टेस्ट करने के लिए थोड़े हाई स्पीड एक्सेलरेशन रन्स भी इसके किए, तो उस हिसाब से 38.2 38.2 इसकी एवरेज है, जो काफ़ी बढ़िया है। अब इसके बाद आते हैं इस मोटरसाइकिल के राइड और हैंडलिंग के बारे में आपको बताएं। उसके साथ साथ ब्रेकिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके जो ब्रेक्स हैं वो ऐसी बहुत कम मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें ब्रेक्स अच्छे होते हैं, और बजाज खासकर ऐसी मोटरसाइकिल्स बनाते हैं जिनकी जो ब्रेक्स हैं उनमें जो बाइट होता है, फील होता है, और जो उसकी प्रिसीजन होती है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर इसका जो फ्रंट ब्रेक है उसमें बहुत अच्छी बाइट है। लिवर पर आपको कितना लिवर खींचना है, जिससे आपको कितनी ब्रेकिंग पावर मिलेगी, उसका आपको सटीक अंदाज़ा हमेशा होता है। और जो ABS है वो भी बहुत देर से जाकर कट करता है ब्रेकिंग पावर को, तो एक वो भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जो पीछे का ब्रेक है तो वो अक्सर कम ही यूज़ होता है, लेकिन जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो भी अपना काम बखूबी करता है। यहाँ पर ये जो टायर्स हैं तो मोटरसाइकिल के हिसाब से ये अपना काम भी काफ़ी अच्छी तरीके से करते हैं। यहाँ पर बारिश हो रही है तो बारिश में जो पीछे का टायर है वहाँ से थोड़ी सी ग्रिप अच्छी हो सकती है, लेकिन ड्राई वेदर में जब सड़क साफ़ होती है और सूखी होती है तो वहाँ पर ग्रिप काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा इसका प्रोफाइल भी अगर आप देखें तो कोनों पर मुड़ा हुआ है, तो जो आप इसको कॉर्नर्स पर चलाते हैं तो आपको जो एज ग्रिप है वो भी काफ़ी अच्छी बरकरार बनी मिलती है। अब बात करते हैं हैंडलिंग की, तो इसका जो व्हील बेस है अगर आप देख सकते हैं तो काफ़ी फैला हुआ है। तो ये कोई ऐसी मोटरसाइकिल नहीं है जिसको आप सिटी में फ्लिक करके ट्रैफिक को कट करते हुए चला सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए बनी भी नहीं हुई है। तो ये मोटरसाइकिल जिस तरह से बनी है, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाती है। इसका जो पेरीमीटर फ्रेम है वो उसमें उसकी काफ़ी मदद करता है। और उसके अलावा जो सस्पेंशन है, आगे के फोक्स और पीछे का सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टली ट्यून्ड है। आगे के जो फोर्क्स हैं वो अपना काम भी बखूबी करते हैं। जो सड़क में थोड़े अंडुलेशंस होते हैं जो आपको ऐसे नज़र नहीं आते, लेकिन जब गाड़ी स्पीड पकड़ती है तब वो महसूस होते हैं, तो वो उसको काफ़ी अच्छी तरह से सोक कर लेते हैं। और जब कोई बहुत ऐसा शार्प बम्प या स्पीड ब्रेकर आता है तभी आपको थोड़ा सा वहाँ पर जो सस्पेंशन का फर्मनेस है वो आपको समझ में आता है। तो राइड क्वालिटी जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। और दूसरी बात, जो इसका फ्रेम है और जो इसका भार है तो वो स्टेबिलिटी स्ट्रेट लाइन में भी बनाए रखता है इस मोटरसाइकिल की। और जब आप इसको मोड़ों पर चलाते हैं तो ये जो सामने का हिस्सा है यहाँ पर भी थोड़ा भार है, तो ये कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बन जाता है। और जब आप इस मोटरसाइकिल को झुकाते हैं तो इसका जो वेट है वो वहाँ काम आता है, जो इसकी स्टेबिलिटी को बरकरार बनाए रखता है। तो अपनी ये सीट पकड़ कर गाड़ी चलती है। हालांकि आप इसको बहुत अग्रेसिवली अगर मोड़ना चाहें तो इसका जो भार है, तो अगर आप बैक टू बैक इसको फ्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा जो इनपुट्स है वो या तो ज़्यादा देने होंगे, या तो फिर आपको थोड़ी सी ये फ्लिक करने में बाइक स्लो लगेगी। लेकिन इसके डिज़ाइन के हिसाब से ये बाइक उस काम के लिए बनी नहीं है। वहाँ पर आप कोई और जैसे ड्यूक है या पल्सर NS 200 RS 200 या ऐसी कोई मोटरसाइकिल वहाँ पर आपको ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये थी कहानी इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस के बारे में। एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी आपको बताना चाहूँगा कि ट्रैफिक में चलाने पर क्या ये इंजन गर्म होता है? तो नहीं। और वैसे यहाँ पर माहौल थोड़ा ठंडा है, तो वो आपको बात हम बहुत सटीक तरह से नहीं बता सकते, लेकिन ऐसी कोई हीट की प्रॉब्लम हमें महसूस नहीं हुई। तो चलिए बात करते हैं इस मोटरसाइकिल का क्या कोई कंपटीशन है। तो 34,000 और देके आप डोमिनार 400 भी ले सकते हैं। हालांकि इस ही सेगमेंट में अगर आप देखें तो 1,63,000 या 1.63 लाख में आपको मिलती है जिक्सर 250, जो एक नेकेड मोटरसाइकिल है। इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सिटी राइडिंग के लिए, थोड़ी एजिलिटी के लिए बनी हुई है, वो इस तरह की स्पोर्ट्स टूरिंग स्टाइलिंग नहीं है। और 1,74,000 एक शोरूम में आपको मिलेगी जिक्सर SF 250, जो एक फुल्ली फेयर्ड मोटरसाइकिल है। जिक्सर 250 ही है और उसमें थोड़ी फेयरिंग है, थोड़ा सा उसका हैंडल बार वगैरह में चेंजेस है। वहाँ पर आपको 250cc इंजन मिलता है जो लिक्विड कूल्ड है, जो पावर बनाता है 26.5 PS और टॉर्क 22.2 PS लगभग बनाता है। तो वो इससे थोड़ा सा कम है, हालांकि वहाँ पर कीमत आपको ज़्यादा देनी होती है। तो 1,60,000 से लेके 1,70,000-80,000 के बीच में अगर आपको कोई ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो लंबी दूरी की राइडिंग में आपका साथ निभाए, और आपको डोमिनार 400 किसी वजह से अगर नहीं चाहिए, अगर आपको माइलेज
उस मोटरसाइकिल से ज़्यादा चाहिए, उतना परफॉर्मेंस आपको नहीं चाहिए। और ज़्यादातर अगर आप सिटी में चलाते हैं, कभी कभार आप लंबी दूरी पर निकल जाते हैं, तो बजाज की ये मोटरसाइकिल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखने में ये बाइक का काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है जब आप इसको सड़क पर चलाते हैं, स्पेशली ये जो लाल रंग है ये काफ़ी उभर कर आता है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा कॉन्ट्रास्ट भी ये प्रदान कर रहा है। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से अगर आप देखें तो इस सेगमेंट में ये मोटरसाइकिल काफ़ी महत्व रखती है। और बजाज की ये पहल है कि जो प्रीमियम उनकी मोटरसाइकिल है उसकी एक्सेसिबिलिटी या फिर जो उसका रीच है वो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो उस दिशा में ये एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। तो ये रही सारी जानकारी जो हम आपको दे सके बजाज डोमिनार 250 के बारे में। ये काम मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ अगर मुझसे छूट गई है या कोई आपका सवाल है जिसका जवाब शायद आपको इस वीडियो में ना मिले, तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे सकें। और अगर आप मोटरॉइड्स फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो कीजिए। ऐसा कंटेंट हम लेके कोशिश करते हैं आपके पास आने की। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं करना मत कीजिए, कोई बात नहीं। और अगर आप बाहर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइए। नहीं जाना कोई ज़रूरत नहीं है तो मत जाइए, घर पे रहिए और ये वक्त जो है ये भी गुजर जाएगा। तो इसी नोट पर मेरा नाम है करण, ये है मोटरॉइड्स। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपके पास जल्द आने की। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते।